अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही। अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वेक्टर्स के एडिशन के बारे में पढ़ा था। आप जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमेशा सेम नहीं आता। रीजन ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स कैन बी डिफरेंट, और उस डायरेक्शन के चेंज की वजह से इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें दो वेक्टर्स का तब मिलता है जब उनके दरमियान में एंगल जीरो होता है, यानी वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। और मिनिमम कब मिलता है? जब हमारे पास ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, यानी इनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री का होता है। यानी 0 से 180 तक जाते हुए अगर हम जाएंगे, दो वेक्टर्स को करते जाएंगे, तो हमारे पास उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, आज हम लोगों ने उसके बाद फिर हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स भी देखे थे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ना है वेक्टर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर हमें वेक्टर्स मिलेंगे तो हम उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाएंगे और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स डिस्कस नाउ वेक्टर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। जैसे कि कंसीडर करो बच्चों कि हमारे पास एक वॉल है, उसके साथ में एक शेल्फ है या टेबल है, ऐसे। दिस इज वॉल एंड दिस इज शेल्फ या टेबल, और इस शेल्फ या टेबल के ऊपर हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है, ऐसे। दिस इज अ बुक। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टेबल टेबल अगर एक्सिस की लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो ये टेबल कौन सा एक्सिस में कहूंगा? विच एक्सिस आई कैन कंसिडर द टेबल? X axis. बिल्कुल सही है, टेबल को हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द वॉल? वॉल को मैं कौन सा एक्सिस कंसिडर कर सकता हूँ? Y axis. वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस बुक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं वेट, जो कि बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा होता है ना। ठीक है ना, दैट्स वेट, या वेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस फॉर द टाइम बीइंग, और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। ये बताइए, ये वेट इस वक्त किस एक्सिस के पैरेलल है? एक्स के या वाई के? Y. वाई। तो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस नाउ। अच्छा जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इस एक्स एक्सिस को यूं कर दूं थोड़ा सा? अच्छा, जब ये एक्स एक्सिस यूं हो जाएगा तो ये वाई एक्सिस भी हो जाएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये दोनों एक्सिस आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रूल ये है कि इन दोनों एक्सिस के दरमियान में एंगल क्या रहने चाहिए? हमेशा 90 डिग्री का। सही है। यानी कि हमने इस एक्स एक्सिस को, ये पुराने वाले एक्स एक्सिस से कितना डिग्री, कुछ डिग्री एंगल पे उठाया होगा, है ना, थीटा एंगल पे उठा दिया होगा। सही है भाई। तो जब हम इसको इस तरीके से मूव कर देते हैं तो अब ये क्या बन गई है? इंक्लाइंड सरफेस बन गई। ये पॉइंट सबको समझ में आया?
जी जी सर। अच्छा, जैसे कि हमने अपने टेबल को टिल्ट किया, तो टेबल पहले सीधा था, हमने टिल्ट करके ऐसा कर दिया, तो हमने उसमें इंक्लाइंड सरफेस कर दी, और ये हमारी बुक है। अच्छा, बाय द वे, इस बुक को क्या नोटिस करेंगे? क्या ये बुक अभी भी यहीं रहेगी या कोई मोशन करके दिखाएगी आपको? सर नीचे की तरफ आ जाएगी स्लिप होके। ये स्लाइड ऑफ करेगी और नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना? यानी ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। सवाल ये उठता है कि जब ये बुक डायग्राम ए में ऐसे रखी हुई थी, स्लाइड कर रही थी, और जैसे ही हमने इसको डायग्राम में बी में रखा, तो अब ये स्लाइड क्यों कर रही है? जी, से ग्रेविटी इसको सेंटर की तरफ पुल सर कर रही है ना। क्योंकि सरफेस जो है वो स्लोप आ गया ना। बिल्कुल सही है, स्लोप आ गया, लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में पड़ी हुई है तो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। तो यकीनन यहाँ पे अगर ये बुक नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ हुई है, तो यकीनन इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, है ना? यस। यस। अच्छा, ये बताइए, हम अपने टेबल को अगर टिल्ट करते हैं, तो क्या हमारे टेबल को टिल्ट करने से ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या ग्रेविटी तब भी नीचे की तरफ जैसे काम कर रही थी वैसे ही काम करती रहेगी? वैसे ही नहीं, कोई काम फर्क नहीं करेगा। पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा वेट इस बुक का ऐसे ही काम करता रहेगा। नो सर, ठीक है, ग्रेविटी चेंज होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा टेबल का ना। नहीं नहीं यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम करती रहेगी ना। तुम सीधे खड़े हुए अगर टेढ़े होके खड़े होगे तो क्या ग्रेविटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और ये हमारा नया एक्स एक्सिस यूं है, तो अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल करूं कि इस वेट को इस न्यू एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से दो कंपोनेंट्स में तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि एक कंपोनेंट इस न्यू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और एक कंपोनेंट इस न्यू एक्सिस के पैरेलल हो। पॉइंट समझ में आया मेरा? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जी। मैंने आपसे कहा कि ये बुक अब इस न्यू एक्स एक्सिस पे वेट यूं काम कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वेट को इस न्यू एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। समझ में आई ये बात? एक ऐसा कंपोनेंट बनाओ जो इस सरफेस के पैरेलल हो, और एक ऐसा कंपोनेंट बनाओ जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो क्या आप इसको इस तरीके से दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो? ये देखो जी। यस। और इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा, वो एंगल क्या रहेगा? 90। अब ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा WY, क्योंकि ये न्यू वाले Y एक्सिस के पैरेलल है, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? WX, क्योंकि ये नए वाले X एक्सिस के पैरेलल है। अब मुझे एक बात बताओ, इस वेट का कौन सा वाला हिस्सा, इस वेट के फोर्स का कौन सा वाला कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ कर रहा है? WX या WY? WX। WX। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि हमने कहा कि अगर ये बुक हमने इस टेबल को टिल्ट करा और ये स्लाइड ऑफ होके नीचे आ रही है, तो यकीनन इस पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा होगा, और जो फोर्स इस डायरेक्शन में इस पे काम कर रहा है, जो इसको स्लाइड ऑफ करवा रहा है, वो वेट नहीं है पूरे का पूरा, बल्कि वेट का एक कंपोनेंट है। ठीक है, और वो कंपोनेंट कौन सा है? WX। बात समझ में आ रही है? जी अच्छा, सर। मान लीजिए अगर इसका वेट जो है वो है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये जो एंगल था, ये जो जितना हमने इस टेबल को टिल्ट किया, ये एंगल हमारे पास है लेट्स से
30 डिग्रीज। तो क्या आप इसके ये दो कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बताइए ये 30 डिग्री का एंगल W का WY से होगा या WX से होगा? WY से होगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कादिर साहब, तुक्का अच्छा लग गया आपका। ये एंगल एक्चुअली में कितना होगा? 30 डिग्री होगा। बात समझ में आई? सही है। जी। तो अब मुझे बताइए अगर W 10 है तो WX किसके बराबर होगा और WY किसके बराबर होगा? WX होगा W यानी 10 साइन 30, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल मेजर होता है उसके साथ कॉस लगता है, और जिसके साथ एंगल नहीं सर मेजर ये हो रहा 10 वैल्यू कहाँ से आई? ये नहीं ना, गिवन है ना, वेट बताया हुआ है सवाल में। अच्छा वेट साइन 30 सही। और WY के लिए क्या होगा? W cos 30। वैल्यू बताइए क्या आ रही है? WX का आंसर आएगा 5। ठीक है, W8 का आ रहा है 8.4 आ रहा था। WX का आंसर आ रहा है 5 और WY का आंसर कितना? 8.7। 8.7। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। तो ये बाय द वे वेक्टर ऑन इंक्लाइन प्लेन है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई इसमें इंटरेस्टेड है ये जानने में कि ये 30 डिग्री का एंगल यहां क्यों आया? जी बच्चों। जी सर। अच्छा पहले इसको छाप लें, फिर हम उसको देख लेते हैं कि ये एंगल आया क्यों यहाँ। जी हो गया कॉपी? जी सर। एवरीवन डन? यस सर। सर ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये एंगल आया कैसे। ठीक है जी, मैं इसी डायग्राम को एक दफा फिर से बनाता हूँ। ये हमारे पास y एक्सिस है नया वाला, ये हमारे पास नया x एक्सिस है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का है। ये हमारी बुक है, इस पे जो वेट काम कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ऐसे। ये जो एंगल है दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। ये W है। हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक कंपोनेंट ये था ऐसे और दूसरा कंपोनेंट ये था ऐसे। ठीक है, इसको हमने WX का नाम दिया था, इसको हमने WY का नाम दिया था। सवाल ये उठता है कि ये एंगल यहाँ कैसे आया। ठीक है जी, अच्छा जी ये बताइए मुझे गौर से, ये ब्लू वाली लाइन आपका न्यू वाला एक्स एक्सिस है, लेकिन जब ये पुराना था तो ये यहाँ था डॉटेड ब्लैक लाइन, है ना? जी 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 बच्चों। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये आपका पुराना वाई एक्सिस था। अगर आपने एक्स को 30 डिग्री घुमाया है तो ये कितना घुमा होगा? सर जी ये भी बच्चों, 30 डिग्री घुमा होगा। ये भी 30 डिग्री ही घुमा होगा, है ना? अच्छा जी, ये देखिए ये डब्ल्यू वाई और ये न्यू वाई क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? ये ऑरेंज और ये वाला। जी जी। करके बता देता हूँ।
तो ये डब्ल्यू वाई और ये वाला वाई जो है क्या एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरी चीज देखिए, क्या ये डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू इस वाई की डॉटेड लाइन के पैरेलल है? जी बच्चों। जी सर। तो अगर इन दोनों के दरमियान में एंगल 30 है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? 30 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉइंट समझ में आया ये? नहीं। नहीं आया? फिर से देखिए, ये डब्ल्यू वाई ये वाला कंपोनेंट वाला और ये वाला वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है? ठीक है जी दुर्दाना, जी सर, पैरेलल। ठीक है। अच्छा जी, मैं तुम लोग की आसानी के लिए इस लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? और इस ब्लैक वाली लाइन को भी मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है? चलो अब गौर से देख लो जरा, ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन के पैरेलल आ रही है, गौर से देखो। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ये डॉटेड ब्लैक लाइन जो है, ये हमारी ब्लैक लाइन इधर वाली के पैरेलल आ रही है। अगर इन दोनों के दरमियान में एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा जी? 30 होगा 30 सर, होगा। क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये बताओ नीचे भी फिर कितना एंगल होगा? 30 होगा ना? समझ में आई ये चीज अब? है भाई, या अभी भी नहीं आई? यस सर, आगे। आईरीन, आ गई सर। वैसे आपसे ये कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि ये एंगल उठ के यहाँ आया कैसे, ये तो मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को अपने दिमाग में क्या बिठानी है कि इंक्लाइंड का ये वाला एंगल हमेशा यहाँ आता है। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा इंक्लाइंड एंगल ये होता है। क्लियर है ये चीज जी? इज दैट क्लियर? यस सर। यस। इसको कॉपी कर लीजिए। सर एग्जाम में खाली WX और WY आता है निकालने के लिए। मैं भी सवाल करा रहा हूँ, इसका सवाल भी करा रहा हूँ, वेट करो। हो गया सर। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। Distinguish between vectors and scalar. Vector has direction while scalar do not have direction. Difference हो जाएगा। State whether of the following quantities is a scalar or vector. Temperature कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। ठीक है। What about acceleration of free fall? वेक्टर। स्केलर। वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्केलर, रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है? नाउ next question, a wooden block of weight 25 newtons is held stationary on the slope by means of a string as shown in figure 1.1. एक ब्लॉक को हमने, वुडन ब्लॉक को एक स्लोप के ऊपर एक रस्सी से इस तरीके से रखा हुआ है। The tension in the string is 3. The slope pushes the block
with the force R normal to the slope either बस पर ड्राइंग स्केल और जो इस स्ट्रिंग में टेंशन P है ये हमें डिटरमिन करनी है। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए ये 25 न्यूटन का जो फोर्स है अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये कुछ यूं बनेंगे, है ना। जी। तो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जा रहा, नहीं स्लाइड कर रहा, तो ये बताइए अगर ये फोर्स, ये फॉरवर्ड फोर्स जो है और ये बैकवर्ड फोर्स जो टी है, क्या एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे? जी जी सर, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो बस सिंपल सी बात ये है कि ये फॉरवर्ड फोर्स निकाल लीजिए आप लोग। ये फॉरवर्ड फोर्स जो आएगा इसी को हम टेंशन के इक्वल कंसीडर करिए इसको। फोर्टीन पॉइंट थ्री। 14.33। मेरा भी यही आ रहा है। सर मेरा आ रहा है 20.47। जी बच्चों क्या आंसर आया है? 14.3। 14 सर 14.3। 14.3। ठीक है। 14.3। देखिए ये एंगल अगर एंगल 35 है तो ये एंगल भी 35 होगा, यानी ये हो जाएगा 25 साइन 35 होगा, है ना। सही है ना भाई। जी सर। और 25 साइन 35 ये बराबर होगा हमारे पास किसके, टी के। दोनों बराबर होंगे और टी हमारे पास किसके आप बराबर आ रहा है 14 पॉइंट। सर एक बार बताइएगा सर, ये जो है ये साइन रूल तो उसमें लगता है ना जब वो एंगल के पास वाली जो क्वांटिटी होती है, ये तो हम लेंथ के लिए कॉस्ट नहीं लगेगा। बेवकूफ आदमी, वो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नापा जाता है उसके साथ कॉस लगता है, यानी ये वाला कंपोनेंट जो होगा ना ये 25 कॉस 35 होगा, क्योंकि एंगल इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान है। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है ना उसके साथ कभी भी कॉस नहीं लगता, हमेशा साइन लगाया जाता है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। जी कॉपी हो गया ये? जी सर। हो गया सर। अच्छा। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फॉरवर्ड फोर्स है 14.3 और टेंशन भी है 14.3, तो इस वक्त इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जीरो। जीरो। जीरो का क्या मतलब है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये फोर्सेस इक्वल हैं, या हम इसके लिए एक टर्म यूज करते थे, ओ लेवल्स में भी हमने ये टर्म यूज की है, और उस टर्म का नाम होता है
क्या कहते हैं हम इसको, इक्विलिब्रियम। क्या होती है इक्विलिब्रियम? जी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? किसी को पता है, याद है किसी को? दोनों साइड्स पे इक्वल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल हो। हाँ, हम इसको सिंपल यूं कहते हैं, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on the object is zero, such object is said to be in state of equilibrium. अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम, सब फोर्सेस का एडिशन जीरो हो जाए, इस केस में ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं। कॉपी कीजिएगा इसको। हो गया। जी, कॉपी हो गया ये। जी सर। अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ये मुझे बताइए, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटीज है? वेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर हमें फोर्सेस का सम करना है तो वेक्टर रूल के साथ करना है ना, यानी वेक्टर रूल के थ्रू इनको ऐड करना है। ये बताइए, वेक्टर रूल के थ्रू फोर्सेस को ऐड करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या नाम रखा था हमने उसका? वेक्टर हेड एडिशन। टेल। हेड टू टेल रूल, बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो अब फोर्सेस हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज के थ्रू वेक्टर रूल के थ्रू फोर्सेस को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास तमाम फोर्सेस का सम जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ जी। जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है, since force is a vector quantity, its sum is done by vector rule, और vector rule हमारे पास क्या है, head to tail। सही है भाई, is that point clear? Yes. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए। अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टिपिकल सी है। लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है
इस बॉक्स पे मैंने यहाँ पे इस जगह में एक रस्सी बांधी हुई है, एक रोप 1, इधर भी एक रस्सी बांधी हुई है, रोप 2, और नीचे की तरफ लाजमी क्या काम करता है इसका, ठीक है जी। अच्छा जी, और 2 रस्सियां इस पे लगी हुई हैं, इस पे वेट भी काम कर रहा है। रस्सियों के अंदर एक फोर्स बनती है जिसको हम बोलते हैं, जब हम किसी रस्सी को या किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। याद है ये सबको? रोप 1 में जो टेंशन फोर्स है उसको हम T1 कहते हैं, रोप 2 में जो टेंशन फोर्स है वो T2 है। ये बॉक्स इस वक्त लटक रहा है और किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में। तो ये बताइए कि क्या ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? जी होगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस T1, T2 और W, इन सब का अगर मैं सम करूं तो वो सबका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एग्री करते हैं सारे? जी सर। अच्छा, लेकिन अब हम इन तीनों फोर्सेस का सम कैसे करेंगे? जी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन तीनों फोर्सेस का सम कैसे करेंगे। T1 plus T2 minus W. T1 plus T2 plus 3, बिल्कुल सही है, सम की बात हो रही है। हाँ वो माइनस साइन क्योंकि उसकी डायरेक्शन है तो चेंज हो जाएगी, लेकिन हम किस रूल से इनका सम करेंगे? हाँ भाई, किस रूल से हम इनका सम करेंगे? हेड टू टेल रूल से। ठीक है, आप 1 बाय 1 इन तमाम वेक्टर्स को इनकी गिवन डायरेक्शन में बनाओगे और उसके बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने कौन सा वेक्टर बनाया? T1, ये मेरा आ गया रोप 1 का फोर्स T1, और से देखिएगा इधर, ठीक है T1। इसके बाद मैंने बनाया W, ये आ गया मेरा W ऐसे, और उसके बाद आ गया मेरा T2, ये ऐसे हो गया। ठीक है जी, अब ये मैंने किस तरीके से बनाया ये भी जरा समझ लीजिएगा। पहला वेक्टर T1, ये इसका हेड। ये बताइए W को अगर मुझे T1 से जोड़ना है तो हेड टू टेल रूल के हिसाब से कैसे जोड़ूंगा? W की टेल आएगी T1 के हेड पे। बिल्कुल सही है, तो W की टेल T1 के हेड पे यूं आ जाएगी। सही है भाई, ये W हो गया। अब बताओ इस W से मुझे T2 को भी जोड़ना है, वो कैसे जोड़ूंगा? तो इस दफा W के हेड पे। बिल्कुल सही है, इस दफा T2 की टेल W के हेड पे आ जाएगी ऐसे। अच्छा बाय द वे, ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा बना? क्लोज ट्राइंगल। व्हाट इज मेंट बाय क्लोज ट्राइंगल? सर आपने बताया था जब भी कोई क्लोज ट्रायंगल बनेगा तो वेक्टर इक्विलिब्रियम में होगा। बिल्कुल सही है, जब आपके पास हम वेक्टर्स का ट्राइंगल बनाते हैं और उनका ट्राइंगल क्लोज ट्राइंगल बने तो उस केस के अंदर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, स्टेट में होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा और उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का अगर हम वेक्टर ट्राइंगल बनाएंगे तो ये क्लोज ट्राइंगल होगा। क्लोज ट्राइंगल का मतलब है नो स्पेस। सर एक सवाल है सर, ये आपने ये बनाया कैसे, मतलब वेक्टर ट्रायंगल मुझे समझ नहीं आया। ड्रॉ द रिजल्टेंट। हमारे पास कोई स्पेस बचेगा ही नहीं रिजल्टेंट को बनाने के लिए, रिजल्टेंट बनाने का कोई स्पेस नहीं बचेगा, यानी उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? 0। और सर क्यों? बात सुने,
जी बेटा मैंने सुन लिया, मैं बता सर रहा हूँ ये आपको। अच्छा सॉरी सर। रिजल्टेंट बनाने का कोई स्पेस नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि इस केस में रिजल्टेंट होगा 0 और ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। इसको कॉपी करें, उसके बाद मैं ये ट्राइंगल बना कैसे है मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है कादिर साहब, आपको पहले आप इसको कॉपी कर लें। जी बच्चों, हो गया कॉपी? Yes. जी सबने कर लिया कॉपी? यस। कादिर साहब कॉपी जी हो सर। गया? जी सर हो गया। अच्छा जी। कादिर साहब, ये कुछ डायग्राम वैसी डायग्राम नहीं है जो मैंने अभी बनाई थी? जी ये वैसी ही डायग्राम है। ठीक है, ये एक पास पेपर का सवाल है, ठीक है ना? अच्छा जी, गौर से सुनिएगा सारे। दो टू स्ट्रिंग्स अटैच, टू स्ट्रिंग सपोर्ट्स अ लोड ऑफ वेट 7.5 न्यूटन एज शोन इन फिगर 1.2। तो दो स्ट्रिंग्स हैं जो कि एक लोड के साथ अटैच हुए हुए हैं जिसका वेट है 7.5 न्यूटन। वन स्ट्रिंग हैज टेंशन T1 एंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। पहला स्ट्रिंग T1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? 50 डिग्री पे। द अदर स्ट्रिंग हैज अ टेंशन T2 and its angle is 40 degree to horizontal। दूसरा स्ट्रिंग T2 हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री के ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इन तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा? तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा? 0 0। जीरो होगा। और जब मैं इन तमाम फोर्सेस का वेक्टर ट्राइंगल बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा? एक क्लोज ट्राइंगल बनेगा। जी जी बनेगा वो एक क्लोज ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। जी कादिर साहब, हेड टू टेल रूल की आसानी ये होती है कि आपकी मर्जी होती है कि आप जो वेक्टर पहले बनाएं अपनी मर्जी से। कादिर साहब आप मुझे बताइए, 3 वेक्टर हैं W, पहले कौन सा वेक्टर बनाना पसंद करेंगे? W। W, ठीक है। तो W बिल्कुल सीधा नीचे है ना, तो ये मेरा W हो गया। सही है कादिर साहब? जी सर। अच्छा जी, दूसरा वेक्टर भी बता दीजिए। अब इसके बाद कौन सा वेक्टर बनाना पसंद करेंगे? T2। T2। अब ये T2 बनाना पसंद करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा W हो गया बिल्कुल सीधा नीचे। अच्छा जी कादिर साहब, ये बताइए, यहां मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, बताइए T2 इस हॉरिजॉन्टल लाइन से किस तरफ है और कितने एंगल पे है? 40 डिग्री के एंगल पे राइट की तरफ। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे T2 ऐसे बनाना है कि T2 के दुम, T2 की टेल W के हेड से जुड़ जाए। हेड टू टेल रूल ये कहता है। तो मैं क्या यूं उसको यूं बनाऊंगा कुछ? जी सर ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये एंगल कितना होगा कादिर साहब? 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री, और ये आपका आ गया T2।
अब कादिर साहब एक ही बचा है, अब आपका फरमाइशी प्रोग्राम खत्म हो गया, अब हमें T1 बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो T1 ये मैंने दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। कादिर साहब ये बताइए T1 हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे और किस तरफ है? 50 डिग्री में लेफ्ट की तरफ। तो 50 डिग्री में लेफ्ट की तरफ क्या यूं बन जाएगा ये? जी सर ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा जी, आप एक सवाल ये नहीं करेंगे जबरदस्ती सर आपने इसको क्लोज क्यों किया? नहीं दिमाग में नहीं आ रहा वो सवाल क्यों करा। अच्छा लानत है, खैर छोड़े। क्यों इसलिए क्लोज नहीं किया? क्योंकि कादिर साहब ये वेक्टर्स किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब क्या होता है? ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ट्राइंगल एवरीथिंग कैसा इज बनेगा? क्या बनेगा ट्राइंगल? क्लोज। क्लोज ट्राइंगल, यानी आपके पास रिजल्टेंट बनाने की मजीद कोई जगह नहीं बचेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। कादिर साहब मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, इनके साथ मेरा मजाक चलता है अच्छा खासा, ठीक है, तो मैं इनको कुछ भी बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानते। क्यों कादिर साहब नहीं मानते ना बुरा? जी नहीं मानता। अच्छा अच्छा बेटा ये एंगल भी जरा मुझे बता दो कितना है? 50 है ना? जी 50 डिग्री है। ये T1 है। अच्छा सिर्फ हमें W पता है, W कितना है? 7.5 कितना है? 7.5। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस ट्राइंगल की एक ही साइड पता है, दो साइडें नहीं पता, लेकिन क्या मुझे सारे एंगल इस ट्राइंगल के पता हैं? जी सर पता है। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये 50 होगा 40। सर। 40 नहीं हाँ होगा ना? 40 होगा। जेड बनता है 40। Z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स में ये 40 हो जाएगा ना। अच्छा आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक काम और कर देता हूँ, ये यहाँ एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ। बाय द वे ये बाहर का एंगल 50 होगा क्योंकि ये नीचे का एंगल 50 है, तो ये अंदर का एंगल कितना होगा? 50 माइनस 90 40 होगा अंदर का एंगल। ठीक है, अगर ये नीचे वाला बाहर का एंगल 40 है तो ये अंदर का एंगल क्या होगा? 50। 50। 50। एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं हमेशा? 3। 180 का, ठीक है जी 180। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, ये 40 और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अब ये दोनों 40 और 50 ऐड होके 90। 90 प्लस 90 कितना होगा? 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? जी सर समझ आ गई। ठीक है ना। अब आप लोग के पास तीनों एंगल मौजूद हैं, क्या आप ट्राइंगल की दो साइड्स को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? कौन जी सा सर निकाल सकते हैं साइन रूल। लगा सकते साइन हैं? रूल साइन लगेगा। रूल। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं, अच्छा जी T1 अपॉन साइन, T1 के सामने क्या एंगल लिया जाएगा? 50 का लिया जाएगा ना सर। 50। T2 के सामने क्या एंगल लिया जाएगा? 40 और W के सामने क्या एंगल लिया जाएगा? 90। ठीक है, आप बड़े आराम से निकाल लीजिए, वैसे साइन 90 तो होता ही 1 है, ठीक है, तो अब आप बड़े आराम से निकाल लीजिए T1 और T2 की वैल्यू। समझ में आया है सवाल? जी सर समझ आ गया। जी बच्चों, सर किसी ने कोई सवाल सर पूछना है इसमें? सर T2 4.8 आ रहा है। T2 क्या आ रहा है बेटा? 4.82। 2.82 T2 और T1 कितना आ रहा है? एक मिनट वो निकाला नहीं है। T2 4.82 आई थिंक सही आ रहा है ये, बाकी भी जरा कंफर्म करें। दुर्दाना क्या वैल्यू आ रही है T2 की? रायान? सर 4.82 ही है T2। ठीक है,
अशस क्या वैल्यू आ रही है भाई? T.1 सर, T.1 की आ रही है 2.68। 4.82 आ रही है सर। ठीक है, और T1 की वैल्यू भी बता दो जरा। 5.74 2.68 हैं? यही सर, 5 2.68 आ रही है, 2.68 आ 2.68 रही है ना। गलत आ रही है, 2.68 दोबारा चेक कीजिए, 5 पॉइंट समथिंग आएगी। क्या वैल्यू आ रही है T1 की? 5.74। 5.74। कोई गलती कर रहे हैं आप T1 में? कादिर साहब? हाँ सर, वो गलत वैल्यू डाल दी थी मैंने। जी, क्वेश्चन समझ में आया ये सबको? Yes. ठीक है, तो क्या रूल होता है हमारे पास कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर होता है। इक्विलिब्रियम की स्टेट में अगर फोर्सेस हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका सम वेक्टर रूल से होता है। वेक्टर रूल हेड टू टेल रूल है। जब हम वेक्टर रूल से इक्विलिब्रियम में फोर्सेस को ऐड करते हैं तो ट्राइंगल, एक क्लोज ट्राइंगल बनता है। और क्लोज ट्राइंगल एक पैटर्न को भी फॉलो करता है। अच्छा जी, ये पैटर्न वाली बात तो मैंने पहले नहीं की, अब कर रहा हूँ। क्या मतलब है वो पैटर्न को फॉलो करता है? ये ट्राइंगल देखें, ये मैंने ट्राइंगल बनाया था, याद है आपके सामने दिख रहा है ये T1 T2 और W वाला? जी Yes. बच्चों, T1 किस साइड पे है? राइट साइड पे। क्या मैंने सही बनाया है इसको? G. W नीचे की तरफ है। और T2 किस साइड पे है? Left. ये भी सही बना हुआ है। अब जरा गौर से देखो, क्या ये एक पैटर्न नहीं बना रहे तीनों? अगर इनको एक साथ देखो, 1 बाय 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक पैटर्न? क्या पैटर्न सर? क्लॉकवाइज का पैटर्न बन रहा है, अगर गौर से देखो इनको। T1 W T2, अगर इस तरह इनको गौर से देखो तो क्लॉकवाइज का पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी यस। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है। इससे भी बाय द वे एमसीक्यू के सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन मैं यहां लिख देता हूं। When three forces acts on object, but object is in state of equilibrium, by adding all three forces, by vector rule means head to tail rule, we will get a close triangle which will also follow a पैटर्न। और पैटर्न क्या हो सकता है? या तो पैटर्न क्या होगा, तमाम फोर्सेस एक पैटर्न फॉलो कर रही होंगी और वो पैटर्न होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? Yes. Sir. कॉपी कर लीजिए इसको।
जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? जी सर। चलिए, तो दिस इज एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर्स। काफी डिटेल के अंदर हम लोगों ने किया हुआ है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज द टॉपिक है, ठीक है। और एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इस होमवर्क को भी करिएगा, ठीक है। जी, do you have this booklet everyone? नो सर। नहीं सर, हमें नहीं दी उन्होंने अभी तक। अच्छा, मैं व्हाट्सएप के ऊपर ये भेज रहा हूँ बुकलेट। इस बुकलेट के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है ना। मैं अभी उस पर भेज देता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर सारी डिटेल दे देता हूँ उसकी कि कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है, किस पेज पे है, सही है। ओके सर, अभी अभी करके भेजना है आपको? नहीं नहीं बेटा, होमवर्क कल तक करना है ना। ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।